नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। कारगिल युद्ध 25 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन इस युद्ध की यादें आज भी हमारे जहन में ताजा हैं। कारगिल वो नाम है जिससे पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हैं। इस घाटी ने देश का सर्वोच्च बलिदान देखा, दुश्मन की चालाकी देखी और भारत के वीरों का पलटवार देखा। आज देश उसी विजय को याद कर रहा है, उन सपूतों को याद कर रहा है जिनके बलिदान ने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। देश उन जांबाजों की बहादुरी को नमन कर रहा है जिनकी वजह से हमारी मातृभूमि महफूज है। इस खास मौके पर द्रास में बने कारगिल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी द्रास पहुंचे और वहां एक बार फिर से दुश्मन तक भारत का कड़ा संदेश पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया कि 25 साल पहले और 25 साल बाद के हालात में बहुत फासला है, बहुत फर्क है। आज हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है, तो पाकिस्तान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। अपनी सेना पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है, तो पाकिस्तान की सेना अपनी आवाम का भरोसा तक खो बैठी है। तो आज हम समझेंगे कि कारगिल विजय के बाद हमने कैसे अपनी सरहदों को और ज्यादा महफूज किया और क्यों आज हमारे चक्रव्यूह को तोड़ पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज कैसे कारगिल में देश ने अपने वीर सपूतों को याद किया। करगिल विजय दिवस सेना के वीर जवानों के शौर्य के अटूट संकल्प का प्रतीक है। करगिल के युद्ध में वीर जवानों ने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए दुश्मन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया था और करगिल में फिर से तिरंगा लहराकर देश को गौरवान्वित किया था। पाकिस्तान के साथ हुई करगिल जंग 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक लड़ी गई थी। 26 जुलाई को भारतीय सेना ने जीत हासिल की थी। तब से इस तारीख को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1999 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था कि दोनों ही देश के सैनिक सर्दियों में उन इलाकों में अपने जवानों की तैनाती नहीं करेंगे जहां पर बर्फ जमा होगी। लेकिन पाकिस्तान ने धोखे से भारत की पीठ में खंजर भोंक दिया। तब भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये लड़ाई औपचारिक तौर पर तो 26 मई को शुरू हुई थी 1999 में, लेकिन हमारी जो बटालियंस थी जो यहाँ आने लगी थी 3 मई, 5 मई, 10 मई को ही इनके ऑपरेशन शुरू हो गए थे। 545 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने जो भारत की पीठ में खंजर भोंका था, पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा के उस पार दोबारा भेजा जा सका। करगिल विजय दिवस पर द्रास के युद्ध स्मारक की सजावट भव्य तरीके से की गई है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द्रास पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। खास मौके पर आयोजित खास कार्यक्रम में भी पीएम ने हिस्सा लिया। यहां पर सेना की तरफ से करगिल वीर गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में 1999 के करगिल युद्ध में भाग ले चुके सेनानी, इस महाजंग के शहीदों के परिजन, सेना के आला अधिकारी और कई जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। पीएम ने करगिल युद्ध के जवानों के शौर्य को भी याद किया। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पीएम मोदी ने द्रास से ही लद्दाख के शिंकुला टनल को बनाने के लिए पहला विस्फोट भी रिमोट कंट्रोल से किया। ये सुरंग भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण होगी। लद्दाख में हर मौसम में इससे कनेक्टिविटी बरकरार रहेगी। ये 4.1 किलोमीटर लंबी होगी और इसका निर्माण नीमू पदुम दारवा रोड पर
15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। ये ट्विन ट्यूब डबल लेन सुरंग होगी, जिसमें हर 500 मीटर पर क्रॉस रोड होगा। सुरंग की विशेषताओं में सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा अधिग्रहण प्रणाली, मैकेनिकल वेंटिलेशन, फायर ब्रिगेड और कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल हैं। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगा। पीएम मोदी ने इस खास मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को आईना भी दिखाया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास की कहानी भी सुनाई। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। पीएम ने कहा कि आज की परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए सेना की कार्यशैली और व्यवस्था भी आधुनिक होनी चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस करता रहा है। इसके लिए रिफॉर्म किए जा रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर योजना के जरिए हो या हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की। हर मोर्चों पर तेजी से काम हो रहा है। द्रास से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 9:30 बजे लद्दाख के करगिल पहुंचे। उन्होंने करगिल वॉर मेमोरियल पर 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच प्रधानमंत्री ने 1999 में भारत के ऊपर चोरी छिपे हमला करने वाले पाकिस्तान को परास्त करने में शहीद हुए पराक्रमियों को याद किया और भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कैसे विकास की बयार बह रही है उसका भी जिक्र किया। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी। अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। बीते 5 वर्षों में ही हमने लद्दाख के बजट को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं
कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। तो चलिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार परिचय करा देती हूं। मेजर जनरल राइड ए के सिवाच साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी नोएडा से। हमारे साथ इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड अखिलेश सक्सेना जी मौजूद हैं, करगिल वॉर वेटरन है। हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सेना जी भी मौजूद हैं, इंडियन नेवी वेटरन है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब, इंडियन एयरफोर्स से। सक्सेना साहब, शुरुआत आप ही से करते हुए, अगर आप वेटरन भी हैं, हालात में कितना फर्क आया 25 साल पहले और 25 साल बाद? हमने क्या सीखा और आज पाकिस्तान को जो संदेश दिया गया है वो कितना बड़ा संदेश आप देखते हैं? चलिए, कैप्टन सक्सेना शायद हमारे साथ जुड़े नहीं। सिवाच सर, आप ही से शुरू। हाँ, देखो नवजोत, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि अगर आप देखें जो कारगिल की लड़ाई थी, पहले तो देखें कि जो इलाका अनऑक्यूपाइड था, जो आपस में समझौता था दोनों देशों के बीच में कि इस इलाके को नहीं पकड़ेंगे और ना पाकिस्तान की तरफ वहाँ पहुँचते थे ना हमारे, वो एक खंजर पीठ पे डालने वाला काम किया पाकिस्तान ने और विंटर वेकेटेड पोस्ट पे आके उन्हें ऑक्यूपाई किया। मगर ये भी सच्चाई है, जिस प्रकार से भारत की फौज वीरता से लड़ी, आज तक वर्ल्ड के अंदर इतनी हाइटों पे किसी ने जीत हासिल नहीं की थी जो भारत के जवानों ने दिखाया। एक वेलर, एक डिटर्मिनेशन, एक कॉन्फिडेंस दिखाना, ये एक बेहतरीन मिसाल है पूरे वर्ल्ड में कि किस प्रकार से इतने कठिन इलाके में लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये याद है होना चाहिए कि 15,000 से 18-19,000 तक की हाइट में एक बार जीत हासिल की भारत के ने। और जो इंट्रूडर आ गए थे पाकिस्तान के, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान के जवान थे, पाकिस्तान की फौज थी, ना कि पाकिस्तान के जो कह रहे हैं कि इंट्रूडर कोई टेररिस्ट थे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लड़ाई के अंदर हुई, पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा। पाकिस्तान ने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। ये कभी किसी जगह आपने नहीं सुना होगा कि ऐसी भी फौज हो सकती है जो कि अपने सैनिकों की बॉडी लेने से मना करते। और ये कमाल की बात है भारत फौज का कि हमने उनका जो लास्ट राइट किया फुल बैटल ऑनर के साथ, ये एक काबिले तारीफ है। ये दिखलाता इंसानियत कहां है और कहां हवान है। और दूसरा एक आपको समझना पड़ेगा, ये सच्चाई है कि 1998 जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, हमारे ऊपर काफी इकोनॉमिक सैंक्शन लगे थे, हथियार और अम्यूनिशन की कमी थी, हमारे को कोई देने को तैयार नहीं था। उस समय इजराइल आया था जिसने हमें प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल भी दी, लेजर गाइडेड बम भी दिए। मगर यह भी सच्चाई है, हमारे पास जो भी कुछ था उसके साथ हम लड़े और लड़के हमने विजय प्राप्त की और पाकिस्तान जो है पूंछ दबा के पीछे भागा, इसमें भी कोई शक नहीं। यह भी सच्चाई है कि भारत जहां उस समय था और अब है, बहुत फर्क आ गया। बहुत अच्छा पॉइंट बोला था प्रधानमंत्री ने कि आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ेंगे, हम 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर हैं। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काबिले तारीफ है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश। आप हमारी मॉडर्नाइजेशन देखें कितनी हुई है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं नवजोत बोलूंगा, जो बदलाव आया है कि हमने ये देखा था कारगिल की लड़ाई से कि अगर आप दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं हथियारों से, तो फिर आपको लड़ाई
के अंदर आप ब्लैकमेल हो सकते हो। आज भारत ज्यादा से ज्यादा हथियार, 60 से 70% हथियार अपने खुद बना रहा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। और कहते हैं कि जैसे जो रिलायंस हमने अपने ऊपर डाला है, कहते हैं मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। आज 2 कॉरिडोर बना दिए हैं, एक नॉर्थ में जो कि यूपी में है डिफेंस कॉरिडोर, एक साउथ में है जो तमिलनाडु में। और सच्चाई यह है कि किसने ये सोचा भी नहीं था सपनों में 15 साल पहले कि भारत एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना देगा जो कि INS विक्रांत है। यह भी सच्चाई है कि आज हम करीब करीब 25,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट करें, वो कहते हैं मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, तो पैसा कमाने के लिए। सच्चाई है ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक जॉइंट प्रोटेक्शन है भारत और रूस का, उसको फिलीपीन ने खरीदा, उसको मलेशिया भी खरीदना चाहता है, उसको वियतनाम भी खरीदना चाहता है। आपके जो तेजस मार्क 1 अल्फा, उसकी भी डिमांड आ रही है। अग्नि मिसाइल, उसके बाद मैं ये गिनवा देता हूं आपको, जिस प्रकार से आपके हथियारों का स्वाति जो रडार, नाग मिसाइल, आकाश मिसाइल, अनगिनत हथियार भारत के आज बिकने को तैयार है। एक बदला हुआ भारत है, एक आत्मनिर्भर भारत है, एक प्राउड भारत है। और यही मुझे लगता है बहुत फर्क आया है। इंपोर्ट नहीं बल्कि अब हम एक्सपोर्ट वाली स्थिति में आ गए मेक इन इंडिया के जरिए। बिल्कुल शेखर सेना साहब, अब आपके पास आते हुए बहुत कुछ बदला है। हम अभी सिवाज साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, हम भारत और ज्यादा आधुनिक हो गया है। हार के बाद तो सीखा जाता है, लेकिन ये एक ऐसी जंग थी जिसको जीतने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि कमियां हमारे में क्या है। बहुत अच्छी बात सिवाज साहब ने कही कि भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए, और उस समय भरोसा भी टूटा था भारत का। लेकिन आज जो सिचुएशन है, आज दुनिया मानती है, दुनिया को पता है कि भारत की ताकत क्या है, कहां खड़ा है भारत 25 साल बाद। आज अपने प्रोग्राम पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारत की साख इकोनॉमिकली और मिलिटरीली आज काफी ऊंची है। हर कोई चाहता है भारत की सेना से, भारत की नौसेना से सीखना। हम बड़े देशों के लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं जो हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं। हम बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं, बहुत सारे लोगों को हम बहुत हाई डिग्री की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, अमेरिका हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहा है, रूस हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहा है, और जितने भी बड़े बड़े देश हैं। और हमने वो क्वाड की फॉर्मेशन करी है जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारतवर्ष। तो ये भारत जो है उसको आप, उसके बिना आप इंडियन ओशन एरिया में या इंडो पैसिफिक एरिया में सिक्योरिटी की बात नहीं सोच सकते। इतनी शक्ति है यहाँ पे, मैरीटाइम पावर है, हमारी मिलिट्री पावर है, हमारी एयर पावर है। और आप देखिए अभी जो बदला है, आपने अभी सिवाज साहब ने बताया कि हम खुद एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, और आप जानती हैं कि बहुत जल्दी उस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हम राफेल विमान जो है वो उसकी बात चल रही है, जैसा खबरों में देखा जा रहा है। तो हमें लगता है कि हमारी जो मारक क्षमता है और हमारी जो आर्थिक क्षमता है वो विश्व में इतनी ऊंची हो गई है कि अब हमें कोई हमारे जहां तक विदेश नीति का सवाल है, हमारी विदेश नीति जो है वो इतनी स्ट्रांग है और इतनी ओपन है कि हम अपनी एक ऑटोनॉमी, जो कि हम किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। सिवाज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, आज हम वो करते हैं जो हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा है। आज हम अगर तेल खरीदते हैं सस्ते दाम में रूस से, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि कोई सैंक्शन लगा देगा हमारे ऊपर। तो ये हमें वो पल आ गया है कि हमारा आत्मबल बहुत बढ़ गया है नवजोत। हमारे ख्याल से अब हम बिल्कुल आगे ही जा रहे हैं, हम पीछे देखकर नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल। और आज तो अमेरिका से भी आंख में आंख मिलाकर भारत बात करता है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, एयरफोर्स के लिए वो जंग कितना बड़ा चैलेंज था एयरफोर्स के लिए उस समय? देखिए, ये जो जंग थी वो अधिक ऊंचाई पे थी, और हम लड़ रहे थे मौसम के खिलाफ, हम लड़ रहे थे टेरेन के खिलाफ, हम लड़ रहे थे पुराने साजो सामान के खिलाफ, हम लड़ रहे थे उन लोगों के खिलाफ जो साजिश में माहिर हैं, जो अपना क्रूरता भरा रूप दिखाते हैं विश्व में, और हमारे खिलाफ भी उन्होंने ऐसा किया। जब हमें पहले एक सप्ताह तक एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं समझी गई, क्योंकि ये माना गया कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, घुसपैठ हुई है, वो छोटी मोटी है और इसको हल कर लिया जाएगा। लेकिन ये बताता है कि हमारी इंटेलिजेंस जो थी, जो स्पेशल इंटेलिजेंस जो हम गैदर करते हैं सैटेलाइट के माध्यम से या यूवी के माध्यम से या एरियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो हमारा बहुत वीक था। और तब हमने कैनबरा जहाज भेजकर वहां पर जब पिक्चर ली गई
और पता किया गया कि इन्फ्लेशन तो बहुत हाई लेवल पर हो चुका था, काफी बंकर बना चुके थे, यानी कि वो जो इन्फ्लेशन था कम से कम 5 या 6 महीने पहले शुरू हो चुका था, क्योंकि आप वहां बंकर बनाते हैं इतना स्ट्रांग और चारों तरफ फौज के साथ सामान ले आते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट ले आते हैं, और लोग वहां जब जाते हैं तो और इतनी ऊंचाइयों पर, तो इसके लिए समय लगता है और इतना आसान नहीं होता। तो इनके खिलाफ जब एक बार ये तय हो गया कि इतनी ऊंचाई पर जाना है तो एयर पावर के अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं बनता है। और विश्व में ये नियम भी है कि पहले हम हमेशा कोई लड़ाई होती है तो पहले एयर पावर को यूज किया जाता है। 25 मई को ये आदेश दिया गया सीसीएस की मीटिंग के बाद कि हम एयर पावर का इस्तेमाल करेंगे, और लेकिन एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई कि आप सीमा रेखा भारत की नहीं क्रॉस करेंगे, एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़े अपने आप में बहुत बड़ी ये पाबंदी थी, क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन थोड़ा सा लिमिटेड हो गया। जब उसके एक के बाद जब हमने अटैक करना शुरू किया तो ये पाया कि उतनी ऊंचाई पर हवा इतनी तेज है, और जो हमारे जहाज हैं वो कोई भी मैन्युफैक्चरर इस समय विश्व में नहीं था उस समय जो कि उस ऊंचाई के लिए जहाज बनाता। और मी-35 जिसको कि हमने लिया था कि बहुत काम आएगा, उसको भी मालूम पड़ा कि अटैक हेलीकॉप्टर था हमारा वो, और पहले मांग हुई कि अटैक हेलीकॉप्टर को लगाया जाए, लेकिन मालूम पड़ा कि हमारी जो उसकी लिमिट है, अपर लिमिट है जो ऑपरेशन की, वो उतनी नहीं थी कि वो उतनी 10,000 से लेके और 20,000 फीट की ऊंचाई में जा सके। ध्यान रहे कि सोल्जर फाइल मिसाइल्स भी थी इसमें, जो मिसाइल के बाद, तो अगर आपको वहां एयर ऑपरेशन करना है तो उनकी जो मारक दूरी है, मारक कौन है, उसके ऊपर से निकलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई जो है आपको और जाना था। इतनी ऊंचाई पर उड़ना, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हवा का घनत्व, डेंसिटी कम होती आती है, तो एयरक्राफ्ट के इंजन की परफॉर्मेंस जो है प्रभावित होती है। साथ में जो आप वेपन लॉन्च करते हैं उनके पैरामीटर्स जो है, जो सिस्टम ऑन बोर्ड दिखाता है, उसमें जो है काफी खामियां नजर आने लगती हैं। ऐसे में अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। जमीन पर जहां हम एक छोटा सा बॉम्ब गिराते हैं वो पैना बिल्कुल प्रिसाइज अटैक होता है। अगर हम ऊपर जाएं, छोटी सी गलती भी हो जाए तो वो 100-200 मीटर दूर जाएगा। आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज था। और दूसरी एक और सवाल इसी के साथ, आपने कहा कि एक लक्ष्मण रेखा वहां पर खींच दी गई थी। मैं उस समय 25 साल पहले के हालात और आज के हालात को अगर कंपेयर किया जाए तो लगता है कि उस समय कहा गया कि नहीं, आप सिर्फ अपनी टेरिटरी में जहां पर घुसपैठ हुई है केवल वहीं पर आप हमला कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में लगता है कि भारत सिर्फ इस तरह का आदेश देगा या फिर इससे आगे बढ़ के दुश्मन का खात्मा कर सकता है? देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से हम अपनी जो है नीतियां निर्धारित करते हैं। अभी वर्तमान में हम चाहते हैं सभी पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध जो अच्छे हों, और हम एक नई इमेज भारत की अभी आ रही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की नीतियों को पालन कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ भी, हालांकि चाइना और पाकिस्तान दोनों पश्चिम उत्तर में हमारे, सर ये उस समय भी तो किया गया था, इसीलिए तो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी कि निश्चित रूप से लक्ष्मण रेखा खींचने का ये था। उस समय भय था कि अगर हमारा एयर पावर उस सीमा के बाहर जाती है तो पूरे युद्ध के रूप में वो परिवर्तित हो सकता है। ये बहुत बड़ा डर था कि ये एस्केलेटरी हो सकता है। लेकिन जब एयर पावर का इस्तेमाल किया गया तो मालूम पड़ा ये डिसिसिव हुआ, निर्णायक सिद्ध हुआ, और हमने एक के बाद एक जो है टारगेट जो दिए गए। और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आर्मी के साथ और एयरफोर्स ने जो तालमेल बिठाया वो काबिल तारीफ था, क्योंकि उद्देश्य था कि जो हमारी सेनाएं हैं उस क्षेत्र में कहीं उनके पर हम हमला न कर दें। तो प्रिसाइज स्ट्राइक्स की चैलेंजेस यानी बहुत ज्यादा। एक रिएक्शन से बात साहब, फिर ब्रेक लेती हूं मैं। देखो, सच्चाई ये थी जो आपने बात की, जो एलसी क्रॉस नहीं किया, ये सच्चाई थी कि एलसी क्रॉस इसलिए नहीं किया क्योंकि नहीं चाहते कि ये फुल फ्लैज वार हो, क्योंकि एक इंट्रूजन हुई थी, हम उसको दूर करने। मगर ये भी सच्चाई है कि वो इंट्रूजन आतंकवादियों ने नहीं की थी, वो पाकिस्तान की फौज ने की थी। तो अगर पाकिस्तान की फौज ने एलसी क्रॉस करके भारत के अंदर आके कुछ चोटियों को पकड़ा है तो फिर एलसी का क्या मतलब रहता था? तो क्यों नहीं एलसी क्रॉस किया? ये आपने बताया, क्या अभी बदलाव है? बिल्कुल बदलाव। अगर ऐसी स्थिति अब होती है तो नो होल्ड बार। आप कहां गए? पुलवामा के बाद बालाकोट, कहां पर गए? पीओके में गए? नहीं, आप खैबर पख्तूनख्वा में चले गए, 90 किलोमीटर अंदर चले गए। तो आपने ग्राउंड सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, आपने एयर स्ट्राइक भी किया। यह सच्चाई था कि उस समय परिस्थितियां अलग थी, आपकी जो कंडीशन इतनी खास अच्छी नहीं थी, मिलिट्री पावर थी मगर इतना नहीं। आपको डर यह था कि अमेरिका कहीं और सपोर्ट तो नहीं करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी आधुनिक हथियार थे। मगर यह सच्चाई थी कि लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते थे। मगर आज वो स्थिति होती ऐसी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान के अंदर घुसा जाता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौज आई हुई
थी, कोई बिल्कुल। आतंकवादी नहीं आए थे जो बार बार पाकिस्तान कर रहा था। अगर आप ये चीज देखें, जिन्होंने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, और वो सबको प्रूफ है, 9 MLI 4 NLI, वो सभी जो इस युद्ध के अंदर लड़ रहे थे, तो जब वो एलसी क्रॉस कर सकते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन हमारे अपने ऊपर क्यों लगाएं? तो मुझे लगता है वाकई अगर ऐसी सिचुएशन अब आती है तो हम एलसी बिल्कुल क्रॉस बिल्कुल, करेंगे, क्योंकि अब वो और घुस के सिचुएशन मारेंगे। है नहीं भारत की, अब वैसी सिचुएशन है नहीं, भारत और ज्यादा ताकतवर है और इस बात को पूरी दुनिया जानती भी है। जरा याद करो कुर्बानी, करगिल युद्ध के 25 साल जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। युद्ध भले ही हमने जीत लिया था, लेकिन इस युद्ध जीतने के बाद भी बहुत सारे ऐसे सबक थे जो भारत ने सीखे हैं। आज भारत आत्मनिर्भर है, आज भारत की पहचान पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया मानती है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, ताकत है। वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए पड़ोस में है पाकिस्तान और चीन है, और हम बार बार कहते हैं जब इस तरह के आपके पड़ोसी हों तो आपको पहली बात तो यह है कि अपनी सरहदों को और ज्यादा महफूज रखना चाहिए। अगर हम समुद्री सरहदों की बात करें तो चैलेंजेस वहां से भी बहुत ज्यादा हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसलिए कि अब देखिए, चीन की जो रिसोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली एनर्जी सोर्सेज जो आती हैं गल्फ से, करीब करीब 80% उनकी रिक्वायरमेंट इधर से मीट होती है, और उसमें से कुछ अफ्रीकन कोस्ट से और कुछ साउथ अमेरिका के कोस्ट से जाती है, और सारे इंडियन ओशन होके जाती है। वो पहली बात। अमेरिका यहाँ पहले से ही मौजूद है। तो अभी जो एक सुपरमेसी के लिए, सुपर पावर के लिए जो एक अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट कहते हैं, वो चीन और यूएस के बीच में चल रहा है। और चीन जो है वो इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग है, हमसे आगे है, और अभी नंबर 2 पोजीशन पे है, और हो सकता है थोड़े दिनों में वो अमेरिका के आगे चले जाए। जहां तक मारक क्षमता है, वो अमेरिका अभी भी काफी ज्यादा है, लेकिन उससे तेजी से चीन पकड़ रहा है। तो ये जो साउथ चाइना सी और पैसिफिक में जो चीन का जो एक एग्रेसिव बिहेवियर है, छोटे छोटे देशों के आइलैंड्स को उन्होंने कब्जा कर रखा है, उनको पीट रहे हैं, वहां पे मारपीट करने की बड़ी मिसाइलें और हवाई जहाज वगैरह लगा रखी हैं। अब उनका ध्यान धीरे धीरे इंडियन ओशन की तरफ आ रहा है। तो उन्होंने अभी यहाँ क्या किया है, चीन ने हमारे जितने पड़ोस के देश हैं, श्रीलंका कह लें, बांग्लादेश कह लें, नेपाल कह लें, पाकिस्तान कह लें, उन सबको उन्होंने एक समझिए कि पैसे के लोभ में अपने वश में किया हुआ है। और ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर वो लोन देते हैं और वो लोन वापस नहीं कर सकते ये देश, तो उनको उसके बदले में उनको या तो अपना बंदरगाह देना पड़ता है या फिर उनको हवाई अड्डा देना पड़ता है। चीन कहता है कि मैं उसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करूंगा, लेकिन वो ड्यूअल यूज होती है, जिसका दोनों काम हो सकता है। और अभी जो मतलब सबसे लेटेस्ट जिसको कहते हैं, वो मालदीव्स में उनका काफी उनकी बहुत ज्यादा उनकी उपस्थिति हो गई है, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति जो चुने गए हैं वो बिल्कुल प्रो चाइना है, और वो इंडिया आउट एक स्लोगन पे उन्होंने ये इलेक्शन जीता था। इसलिए वो सोचते हैं कि पब्लिक की उनको बहुत सपोर्ट है। तो ये अभी हमारे वो स्थिति, जियोपॉलिटिकल स्थिति ये है, तो ये हमारे बहुत कंसर्न की बात है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसकी तैयारी में हम लोग काफी दिनों से जुड़े हुए थे। भारत की नौसेना उसी तरह से तैयार है, और इंडियन ओशन के अंदर जो रेसिडेंट पावर है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उसमें मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय नौसेना सबसे स्ट्रांग नौसेना है, सबसे स्ट्रांग रेसिडेंट पावर है। बाहर की शक्तियों में जैसे अमेरिका है, तो उसकी शक्ति थोड़ी थोड़ी छीन होती जा रही है, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी जगह बिजी हैं कि वो इधर अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और क्वाड में भारत का एक ऊंचा स्थान है, तो हमें लगता है कि हमें कंसर्न तो रहेगा ही, क्योंकि चीन देखिए वहां पे जितने हमारे चोक पॉइंट्स हैं इंडियन ओशन में, मलक्का स्ट्रेट ले लीजिए या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ले लीजिए या गल्फ ऑफ एडन ले लीजिए, हर जगह चीन ने अपना एक बेस बना रखा है या बनाने जा रहा है, या ऐसा बना हुआ है कि वो वहां से ऑपरेट कर सकता है। तो ये हमारे लिए जो है, हमारी जो एनर्जी लाइंस है, हमारी भी 70-75 जो हमारी एनर्जी है, हाइड्रोकार्बन है, वो गल्फ से आती है। तो हमेशा एक तरह से उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है, लेकिन उसके जवाब में ये है कि हम भी उनके एनर्जी लाइंस को चोक कर सकते हैं, क्योंकि सभी चोक पॉइंट्स पे हमारे अपने इंडियन ओशन में है, और हमारा उस पर दबदबा हमेशा बना रहता है।
तो ये एक बड़ी बात है, कंसर्न है। हाँ। लेकिन हम वरीड नहीं है। बिल्कुल वरिड नहीं, और उसी के हिसाब से भारत अपनी ताकत को, चाहे समुद्री हो या हवाई हो, ताकत को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। सिवाज साहब, आपके पास आना चाहूंगी। आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं द्रास में, तो वहां पर एक तरीके से पाकिस्तान के लिए संदेश था। भारत ने जंग जीती, लेकिन फिर भी भारत बहुत कुछ सीखा, भारत आत्मनिर्भर बना, और आज भारत में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान भारत को चैलेंज करे। लेकिन प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर एक संदेश पाकिस्तान के लिए भी था कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा है, वहां की आर्मी भरोसा खो चुकी है। क्या प्रधानमंत्री के संदेश से हम समझ सकते हैं? हाँ, देखो, सच्चाई है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा कर दिया जो प्रधानमंत्री ने। ये देखो, ये समझना पड़ेगा, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और सच्चाई है, पाकिस्तान में जो असली पावर है वो इस्लामाबाद से नहीं बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। एक गरीब देश, एक अमीर आर्मी। ये विडंबना है कि देखो, आप भारत से उसका साइज जो है 1/7 है, उसकी पॉपुलेशन 1/8 है, उसकी जो इकोनॉमी 138 है इंडिया से, मगर उसकी जो फौज है वो 80% है भारत के। इतने छोटे देश में इतनी बड़ी फौज क्या कर रही है? क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है, बिजनेस भी करती है। जो फौजी फाउंडेशन है वो एक पैरेलल इकोनॉमी चला रही है। उसका जो बजट है 86 करोड़ है, वो आपका जो सीमेंट से लेके कोलगेट और बैंक से लेके रियल स्टेट चलाता है। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, और इसीलिए पाकिस्तान आज डूबता चला जा रहा है। अभी सबको पता होना चाहिए, $144 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ पाकिस्तान पे। उसको $4 बिलियन हर साल इंटरेस्ट चाहिए। अब वो टूटने के कगार पे है, और सच्चाई है कि ऐसा लगता है कि सिविल वार की तरफ जा रहा है। 4 टुकड़े होंगे इसके, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस। वजह क्या है? देखो, सच्चाई क्या है कि बार बार पाकिस्तान समझने की कोशिश नहीं करता। वो एक प्रकार भारत को करना चाहता ब्लीड विथ 1000 कट। वो यूज करता है टेररिज्म को एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी 7000 के करीब लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठे हैं लॉन्च पैड, और M4 कार्बाइन जो अमेरिकन छोड़ गए थे अफगानिस्तान में, वो लैस है। अगर आप देखें अब क्या हो रहा है, उसको पता लगा कि भाई कश्मीर तो गया उनके हाथ से, क्योंकि कश्मीर घाटी में अमन शांति है और वहां पर डेवलपमेंट का माहौल है, और वहां पर G20 मीटिंग हुई, तो उसने साउथ ऑफ कश्मीर जो पीर पंजाल है, वहां जो रजौरी पुंज, वहां आतंकवादी भेजने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि उसको लगता 3 बातें हैं ये इसकी वजह है। एक तो कहीं ना कहीं चीन ने प्रेशर डाला है, क्योंकि जो लद्दाख के अंदर भारत इतना हावी होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चीन चाहता है कि पाकिस्तान प्रेशर को घटाने के लिए कुछ करे रजौरी पुंछ में। दूसरा, वो नहीं चाहता कि ये जो इलेक्शन है सितंबर में ये पीसफुल हो, और तीसरा, वो दिखाना चाहता है कि भाई अभी भी आतंकवाद है। तो इसलिए ये सच्चाई है कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा, जबकि आतंकवाद उसको खा रहा है। देखो, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी पाकिस्तान में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके जो पड़ोसी को डसेंगे, एक दिन वो आपको डसेंगे। तो यही वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कर रहा है। मगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है, ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत में भेजता है या वो ईरान में भेजता है, उनको वो गुड टेररिस्ट बोलता है। जो आतंकवादी उनके अगेंस्ट हैं, उनको वो बैड टेररिस्ट बोलता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो ये डबल चेहरा है पाकिस्तान का। 100 जो आतंकवादी वर्ल्ड के हैं, उनमें से 80 आतंकवादियों की या तो पाकिस्तान में है या उनकी रूट्स है। तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें आप, कहां से कहां है, और जिस हालात में आज पाकिस्तान है वो गिरता चला जा रहा है। क्योंकि इकोनॉमी जिस देश की कमजोर हो जाए, फिर वो देश बचना बड़ा मुश्किल है, और आतंकवाद का साथ दे रहा है। एक डिवाइडेड सोसाइटी है, और जिस प्रकार से माइनॉरिटी कम्युनिटीज को दबाया जाता है। देखो, नवजोत समझना पड़ेगा, 23% हिंदू, सिख, ईसाई थे जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने। आज वो घट के 1% रह गए। वो कहां चले गए? या तो उनको मार दिया गया, या वो भाग गए, या आज वो कन्वर्ट कर दिए। ये है सच्चाई पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि वो अपने ही वेट से टूटेगा। आतंकवाद की गढ़ है, एक आतंकवाद की नर्सरी है नवजोत। एक तरफ है पाकिस्तान जिसको
अपने ही लोग खा रहे हैं और एक तरफ है हिंदुस्तान जिसकी ताकत में लगातार इजाफा होता जा रहा है। सिन्हा साहब ने हमारी समुद्री सरहदें किस तरीके से मजबूत हो रही हैं उसके बारे में बताया। डीके पांडे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 25 साल पहले भारतीय वायुसेना की ताकत उस समय जब करगिल युद्ध लड़ा गया और उसके बाद आज के अगर ताकत की बात की जाए तो कितना इजाफा हुआ है? देखिए, हमने बहुआयामी विकास किया है चारों दिशाओं में। जहां तक कम्युनिकेशन की बात है तो इंटीग्रेटेड एरिया कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसकी की चर्चा आपने जरूर सुनी होगी, एयरफोर्स नेटवर्क सिस्टम, एक इनक्रिप्टेड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। तो दोनों एक बहुत बड़ा सिस्टम बना है ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स के लिए। सारा सबको जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है। हमें एक कंपोजिट पिक्चर मिलती है। भारत में कहीं भी जहाज हो वो आप कहीं से भी देख सकते हैं और उनको प्रोसेस करके, यानी कि उसको बता के कि दुश्मन का है कि दोस्त का है या क्या है, उसके बारे में पूरा जो है विवरण मिल जाएगा। साथ में हमने जहां हमारे पास उस समय MiG-21, मिराज 2000 और मी-8, मी-35 जैसे हेलीकॉप्टर थे, अब हमारे पास जो है राफेल, जिसका जिक्र आप लोगों ने अभी प्रोग्राम में किया, साथ में Su-30 और जगुआर उस समय थे। इनको मॉडर्न किया गया। जगुआर्स को, मिग-29 को, मिराज, तीनों फ्लीट को मॉडर्नाइज किया गया ताकि वो और बेहतर कर सके। उसमें हमारे पास सेमी एक्टिव मिसाइलें होती थी, अभी हमारे पास पूरी फुल एक्टिव मिसाइल्स हैं। तो हमने हर दिशा में जो है प्रयास किया है कि चीजों को साथ में जो आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, प्रचंड हेलीकॉप्टर हमने बनाया जो कि उस ऊंचाई पर आराम से ऑपरेट कर सके। मजा चीज है कि चिनूक वहां पर उतनी ऊंचाई पर ऑपरेट नहीं कर सकता, लेकिन हमारा जो प्रचंड, हमारा भारत का जो हेलीकॉप्टर है ये उस ऊंचाई पर जाकर ऑपरेट कर सकता है। साथ में हमने खुद के अपने अस्त्र शस्त्र बनाने शुरू किए हैं, मिसाइलें हम बना रहे हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का भी जो हमने निर्माण किया है, ब्रह्मोस जिसका जिक्र हो रहा है। तो जो हमारी मारक क्षमता है बहुत बड़ी है। साथ में जो निर्णायक हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि ISR कैपेबिलिटीज हमारी बहुत लिमिटेड थी, हमें नहीं पता चल पा रहा था कि इन्फिल्ट्रेशन कितना दूर है, और कैनबरा के द्वारा जो है पिक्चर ली गई और उसके बाद उसको बड़ी मुश्किल से दिखा गया। अब हमारे पास सैटेलाइट के इनपुट्स हैं, स्पेशियल इनपुट्स आ रहे हैं, यूवीज हमारे जा सकते हैं जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं। साथ में एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं। और अवेक्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि अवेक्स और AEWC जो नेत्रा जिसका जिक्र होता है, हमेशा फ्लाइट शो होता है, जब फ्लाइंग शो होता है तो उसमें दिखाया जाता है। तो ये जो है एरियल प्लेटफॉर्म्स है जो कि बहुत ही जो है तुरंत रियल टाइम पिक्चर हमको देते हैं, जिसमें कि हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी कि कैसा दुश्मन क्या हरकत कर रहा है, उसकी ताजी जानकारी हमारे पास रहती है और इससे हमें जो है निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। साथ में ध्यान रहे कि जो हमने कम्युनिकेशन, उस ऊंचाइयों पर दिक्कत होती थी कि कम्युनिकेशन जो है फॉरवर्ड लाइन से नहीं हो पाता था, तो हमने उस दिशा में ध्यान दिया है कि अब जो है BSNL के साथ भी मिलकर फाइबर ऑप्टिक्स का जो चारों तरफ विस्तार किया गया है। साथ में एयर पिक्चर जो है सारी शेयर की जा रही है। सिविल और एयरफोर्स और के एयर पिक्चर को इंटीग्रेट किया गया है। अब प्रयास है कि जो हमने नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन शुरू किए हैं, ये टोटली नया हमने जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कारगिल के बाद। जो नेवी के पास त्रिगुण और अग्निवीर जो अग्नितीर जो है आर्मी के पास है, और भारत के पास जो वायुसेना के पास जो ICCS है, इन तीनों को इंटीग्रेट करने का प्रयास चल रहा है। तो निश्चित रूप से हम बहुत ही सुदृढ़ तरीके से एक शक्तिशाली वायुसेना की तरफ बढ़ रहे हैं और समय वो दूर नहीं कि जब हम किसी भी दुश्मन को कहीं ललकार सकेंगे। हमारा लक्ष्य जो है ध्यान देना है कि अगर चाइना किसी प्रकार का जो हरकत करता है तो उसको मुंह तोड़ कैसे जवाब दिया जाए। आसान नहीं होगा सभी सेनाओं को इस प्रकार से आगे बढ़ाना, लेकिन हम धीरे धीरे शनै शनै बहुत बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। और वो जो चाहते हैं हम कि मॉडर्न हमारा जो एयरफोर्सेज हो, वो उस तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ाया जा चुका है। बिल्कुल, अपनी ताकत और शक्ति को और बढ़ाना होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। सिन्हा साहब, आपके पास आते हुए देखिए, चाइना का जिक्र इन्होंने किया, लेकिन देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण, चाहे वो समुद्री सीमा हो, वहां पर भी चाइना की तरफ से खतरा बहुत ज्यादा है। विस्तारवादी नीति उसके उत्तर में भी चलती है और समुद्र में भी चलती है। कितना बड़ा चैलेंज चाइना इस वक्त भारत के लिए है और हमें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है उसकी इन चालबाजियों के लिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि चाइना की चालबाजी से हमें अलर्ट रहना है। और ये दोनों ही क्षेत्र में, जमीन के ऊपर हमारे लैंड बॉर्डर पे और सी एरिया में भी, मैंने बताया वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे पड़ोसियों को। और अगर वहां से उनकी सेनाएं आकर ऑपरेट करने लगी तो हमारे लिए वो थोड़ा खतरा बन सकता है। तो हमारी निगाहें बिल्कुल चारों तरफ जुड़ी हुई हैं। जहां तक नौसेना का प्रश्न है, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नेटवर्क है, जिसका की हेडक्वार्टर यही मनेसर में है। और उससे सैटेलाइट से या शिप से या हवाई जहाजों से
हमेशा इनपुट मिलती रहती है कि कौन सा सरफेस क्राफ्ट कहां पर है पूरे इंडियन ओशन में। तो हमारे पास पूरे इंडियन ओशन का पिक्चर रहता है। एक तो वो बात है। दूसरी बात है कि नौसेना ने कुछ समय से एक मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट का कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि इंडियन ओशन के 7 प्रमुख एरियाज में, जहां से कि उनको लगता है कि थ्रेट आ सकती है, उन 7 एरिया पर अपने शिप या सबमरीन या हवाई जहाज, लोही जहाज उन्होंने वहां डिप्लॉय कर रखे हैं 24/7, 24 घंटे। और कोई भी जो कॉन्टैक्ट है, कोई भी छोटी सी भी चीज दिख जाती है तो उसकी एनालिसिस होती है यहाँ ग्राउंड रेडार पे ऑनलाइन, और ये बता देते हैं कि वो दोस्त है या दुश्मन है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है हमारे हाथ में। एक तो वो है। अभी जो हमारे पास जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, आप जानती है कि युद्धपोत बनाने में हम आत्मनिर्भर आज बहुत दिनों से हैं। हम शिप्स बाहर से नहीं बनवाते। जो पहले के ऑर्डर किए हुए 1-2 भले बचे रह गए हों, लेकिन हम शिप अपना पूरी तरह खुद ही बनाते हैं। तो उस ख्याल से हमारे पास जो भी डिस्ट्रॉयर्स हैं और हमारे पास जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं और हमारी जो सबमरीन फोर्स है, ये तीनों ही जो है काफी फॉर्मिडेबल हो गई है। और अभी जो है चीन को 2 बार 3 बार सोचना पड़ेगा कि भारत के साथ वो झगड़े में इन्वॉल्व हो या नहीं। ये भी है, ये भी सोचना है उनको, अगर वो लैंड बॉर्डर पे ज्यादा प्रेशर डालते हैं भारतीय सेना के ऊपर, तो नौसेना उनके लिए तकलीफ बन सकता है इंडियन ओशन में उनकी एनर्जी लाइंस को हैरेस करने के लिए या चोक करने के बाद। तो इसलिए ये चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हो गई हैं। इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि भारत की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है वो क्या है। तो अब जो है सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं है, अब ये सबकी लड़ाई है। जितने डिपार्टमेंट हैं हमारे यहाँ पे साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में, वो सब मिलके वॉर की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कैसे इकोनॉमिकली चोक किया जाए, कैसे इकोनॉमिकली हर्ट किया जाए और कैसे मिलिट्रीली हर्ट किया जाए। तो अभी तीनों सेनाओं के बीच में जो एक संबंध है और जो टैक्टिक्स चल रही है, ये तीनों मिलके काफी फॉर्मिडेबल फोर्स है इंडियन ओशन में। बिल्कुल सिवाज साहब, बहुत अच्छी बात कही। यहीं से आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। हम 1999 की बात करते हैं। पांडे जी ने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही थी कि हम वो जंग इसलिए भी जीत पाए। जीत का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि आर्मी और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। अब यहां से बहुत अच्छी बात इधर से भी आई है सेना साहब की तरफ से कि आज की तारीख में वो कोऑर्डिनेशन और ज्यादा मजबूत हुआ है। तो 1999 और 2024 में आज कोई दुश्मन अगर हम पर अटैक करने की सोचता भी है तो हम उस कोऑर्डिनेशन में हम अगर बात करें, स्ट्रेटेजी में बात करें, तो कितना ताकतवर हुआ है भारत। बिल्कुल, देखो सच्चाई है, कोई लड़ाई आप जीत नहीं सकते मॉडर्न वर्ल्ड में जब तक आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलकर काम ना करें और एक यूनिसम में काम करें, एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। और ये सच्चाई है, ये हमने चीन के साथ दिखा दिया जब लद्दाख में हमारे साथ 3 डिवीजन आमने सामने खड़ी हुई थी। तो उस समय हमारी जो नेवी थी वो एग्जर्ट करी थी इंडियन ओशन में। जो मलक्का स्टेट है उसकी हमारी काबिलियत है कि हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वहां से 60 से 70% जो चीन का ट्रेड जाता है और 40 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है। तो इसलिए चीन को भी मालूम था अगर फुल फ्लैग लड़ाई हो जाती है तो भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है कि उसके जो बेसिक ट्रेड रूट्स हैं उनको हम दखल अंदाजी कर सकते हैं। एक चीज और समझनी पड़ेगी कि क्या हमने बदलाव किया। हमने देखो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जो मैं इस गवर्नमेंट के कहना चाहूंगा लास्ट 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, सड़कों का जाल बिछा दिया है, ब्रिजेस बनाए हैं, टनल बनाए हैं, लॉजिस्टिक जो नोड्स है वो एलएसी के नजदीक हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, आपकी एयरफील्ड आई हैं, न्योमा एयरफील्ड आ गई, डीबीओ को आपने अपग्रेड कर दिया। और ये नहीं, ये जो डिफेंस विलेजेस बनाए हैं हमने ये किया है आज की तारीख में जिस प्रकार से डेवलपमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से की है, वहां पर एक प्रकार इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ है, वहां पर लोगों को जॉब मिली है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि भारत की जो फौज है वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों मिलकर लड़ेंगे। और पाकिस्तान हो या चीन हो, अगर 2 फ्रंट वार भी होता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों खास मेहमान आज हमारे साथ आए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।